से एक पूरा नर्ड है जिसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। वो एक मैजिकल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वहां का किंग उसे सैक्रिफाइस करना चाहता है ताकि अपना किंगडम बचा सके, लेकिन एस अपना दिमाग लगाता है और न सिर्फ अपनी जान बचाता है बल्कि नया किंग बन जाता है। उसे प्रिंसेस से शादी करने का मौका मिलता है और अपना हैरम शुरू करने का भी, जबकि वो एक मैसिव ऑल आउट वॉर को रोकने की कोशिश करता है। एस एक टोटल नर्ड है जो मॉडर्न डे जापान में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है। वो प्लानिंग के मामले में बहुत रियलिस्टिक इंसान है। ये लड़का हमेशा लाइब्रेरी में पढ़ता रहता है क्योंकि वो एक दिन लाइब्रेरी का बॉस बनना चाहता है। एक दिन वो लाइब्रेरी में था, शेल्फ से बुक निकालने गया तो अचानक उसके ऊपर एक ब्राइट लाइट दिखी। वो इस चीज से विजिबली कंफ्यूज्ड लग रहा था, लेकिन कुछ कर पाता इससे पहले वो उस लाइट के अंदर सख्त हो गया। अगले ही पल वो स्काई से एक टोटली अननोन लैंड में गिर रहा था। वो सुपर स्केयर्ड था, सोच रहा था कि इतनी हाइट से गिरने पर तो मर ही जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली वो ग्राउंड पर सॉफ्टली लैंड करता है बिना किसी इंजरी के। वो डिजीनेस शेक ऑफ करता है और नोटिस करता है कि उसके चारों तरफ हुडेड फिगर्स खड़े हैं जो उसे इंटेंटली देख रहे हैं। ये उसे थोड़ा स्केयर करता है, लेकिन वो ब्रेव फेस बनाता है और ब्लफ करता है कि वो सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। हुडेड फिगर्स उसे एस्कॉर्ट करते हैं एक ऐसी जगह जो उसे कोर्ट रूम लगती है। वो चारों तरफ देखता है और स्पॉट्स करता है कि लोग वियर्ड यूनिफॉर्म्स पहने हैं। कुछ तो मैन भी नहीं लगते बल्कि एनिमल्स और ह्यूमंस का मिक्स लगते हैं। किंग जो अब तक थ्रोन पर बैठा था उठता है और एस को वेलकम करता है अपने किंगडम में। उसे हीरो बुलाता है। ये एस को कंफ्यूज कर देता है। किंग उसे थैंक्स कहता है कि उसने कॉल आंसर किया, लेकिन यह सुनकर एस गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने कोई कॉल आंसर नहीं किया। उसे बिना परमिशन के यहां यैंक्ड कर लिया गया। किंग टेकन अबैक होता है और कहता है कि गुस्सा ना हो, एक्सप्लेनेशन है। वो बताता है कि ये वर्ल्ड विचेस, विजर्ड्स, ड्वार्व्स, एल्व्स, नाइट्स और ड्रैगन्स वाला है जो फ्रीली रोम करते हैं। कुछ टाइम पहले नॉर्दर्न पार्ट में एक स्मॉल वॉइड खुला और वहां से ह्यूज हॉर्ड ऑफ डीमंस निकलने लगी। सारे सराउंडिंग किंगडम्स ने कंबाइन होकर डीमंस से फाइट शुरू की, लेकिन डीमंस इन्यूमरेबल लगते हैं। जितने मारे जाते हैं उतने ही इमीडिएटली रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन सैडली उनके किंगडम के पास इनएग्जॉस्टिबल मैन पावर नहीं है, इसलिए वो ऐसी लूजिंग बैटल नहीं लड़ सकते। किंग को देखकर कहता है कि डीमन से फाइट करने का कोई चांस नहीं है। किंग एम्बैरेस्ड लगता है तो मिनिस्टर फॉरवर्ड आता है और एक्सप्लेन करता है कि केओस एम्पायर नाम का एक किंगडम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटरी सपोर्ट मांगता है। अगर सपोर्ट नहीं दिया तो वॉर की थ्रेट देता है। एस मिनिस्टर से पूछता है कि इसमें उसका क्या रोल है। मिनिस्टर शीपिशली बताता है कि उन्होंने हीरो समन किया है और उसे केओस एम्पायर को ऑफर करने का प्लान है। इस तरह पैसे देने से बच जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। एस शॉक्ड बियॉन्ड मेजर हो जाता है और ब्लैंकली किंग को देखता है जो एम्बैरेस्ड लग रहा है। वो किंग से पूछता है कि क्या प्लान यही था, हीरो समन करके सैक्रिफाइस करना। किंग सॉलेमली कुछ नहीं कहता। एस सोचना शुरू करता है कि इस सिचुएशन से कैसे एस्केप करे। भागने का ऑप्शन नहीं क्योंकि इजीली कॉट हो जाएगा और ट्रबलसम हो जाएगा। वो डिसाइड करता है कि लॉजिकली और रियलिस्टिकली डील करेगा। किंग से पूछता है कि क्या उसे पता है कि केओस एम्पायर को हैंडओवर करने के बाद उसके साथ क्या होगा। किंग हेड शेक करता है और कहता है आइडिया नहीं। ये डेफिनेटली वो नहीं सुनना चाहता था। फिर पूछता है कि कम से कम सेफ तो रहेगा ना, या इमीडिएटली किल कर देंगे। वो आंसर नहीं देते, जिससे एस रियलाइज करता है कि लक पर नहीं छोड़ सकता। मैटर्स अपने हैंड में लेता है। किंग से लास्ट टाइम हीरो समन करने के बारे में पूछता है। मिनिस्टर बताता है कि 500 ईयर्स पहले लास्ट समन हुआ था। उसके बाद ट्राई तो बहुत किया लेकिन सक्सीड नहीं हुए। एस इमीडिएटली प्रेस करता है कि हैंडओवर के बाद क्या वो डिमांड बंद कर देंगे। ये सुनकर सब क्वाइट हो जाते हैं क्योंकि रियलाइज करते हैं कि बार बार हीरोज समन करके हैंडओवर नहीं कर सकते। किंग कंफ्यूज लगता है और एस डिसाइड करता है कि यही मोमेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। किंग को कहता है कि वो हेल्प करेगा सिचुएशन से निकलने में क्योंकि वो चोजन हीरो है जो किंगडम को रेवोल्यूशन ले जाएगा। सब शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन एस कहता है कि वो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करेगा और एवरीथिंग स्ट्रेट सेट करेगा ताकि किंगडम ज्यादा मनी जनरेट करे और कलेप्स ना हो। सब इस अमेजिंग स्पीच से रिजॉइस करते हैं और किंग डिसाइड करता है ट्राई करके देखते हैं। सब रूम में जाते हैं और एस रियलाइज करता है कि अभी कोई सॉलिड प्लान नहीं है।
वो सिंपली किंग और मिनिस्टर से सारे फाइनेंसेस का अकाउंट लेता है। 3 days और 3 nights कंटिन्यूअसली डिस्कस करते हैं किंगडम के फाइनेंसेस पर और फाइनली एस कुछ सॉल्यूशन निकाल लेता है। अगले डे मासिव ऑडियंस के सामने गैदर होते हैं। एस बहुत स्लीप डिप्राइव्ड है और एनी टाइम सो सकता है। किंग उसके बिसाइड खड़ा होकर डिक्लेयर करता है कि उसने डिसाइड किया है कि एस किंगडम रूल करने के लिए ज्यादा फिट है, इसलिए अब से किंगशिप एस को ट्रांसफर कर रहा है। सब शॉक्ड हैं इस रेवलेशन से, लेकिन सबसे ज्यादा एस खुद, क्योंकि उसे आइडिया भी नहीं था। ऑन टॉप ऑफ दैट, किंग प्राउडली डिक्लेयर करता है कि थ्रोन पर क्लेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी ओनली डॉटर लिज की शादी एस से कर रहा है। बस ऐसे ही मोमेंट्स में एस की एंटायर लाइफ चेंज हो गई और उसे किंगडम के सारे सब्जेक्ट्स की लाइफ चेंज करने का टास्क मिल गया। वो अपने चेंबर्स में बैठकर पेपर वर्क का रूम फुल हैंडल करना शुरू करता है, बिना ब्रेक या स्लीप के। वॉल्यूम इतना ह्यूज है। अचानक डोर ओपन होती है और एक ब्यूटीफुल यंग वुमन मिलिट्री आउटफिट में बिना कुछ कहे अंदर आती है। एस इतना टायर्ड है कि पेपर वर्क से नजर नहीं उठाता और पूछता है कि क्या वो लर्नड है, रीड राइट आती है। ये लिज को सरप्राइज करता है और हीटेडली जवाब देती है कि वो बहुत लर्नड है। एस बिना देखे बेसिक मैथ क्वेश्चंस पूछता है और जब वो आंसर कर देती है तो पेपर वर्क में हेल्प करने को कहता है। लिज उसके पास आकर अनाउंस करती है कि वो फॉर्मर किंग की डॉटर है। ये सुनकर एस पेपर वर्क से ऊपर देखता है और पूछता है कि मिलिट्री आउटफिट क्यों। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे कॉम्बैट का नैक हमेशा से था और फ्रंट लाइंस पर हेल्प करना चाहती थी, इसलिए मिलिट्री में एनरोल की। वो पूछती है कि उसके फादर के साथ क्या किया, क्योंकि फादर कभी किंगशिप नहीं छोड़ता। एस डीप साइ लेकर बताता है कि उसे वियर्ड प्लेस समन किया गया और वो सिर्फ केओस किंगडम भेजे जाने से बचना चाहता था, लेकिन फादर इंप्रेस्ड हो गया और किंग बना दिया। रिअश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो किंग नहीं बनना चाहता, बस अपने प्लेस वापस जाना चाहता है। 2-3 years तक किंगडम फाइनेंशियली स्टेबल होने तक रुकेगा। एंगेजमेंट की टेंशन न ले, एनी टाइम कैंसिल कर सकती है। लिज उसके ह्यूमिलिटी से इंप्रेस्ड हो जाती है और कॉर्डियली बात करने लगती है। वो बताता है कि ऑलरेडी यूजलेस जूल्स और ट्रेजर्स वॉल्ट से सेल कर दिए, क्योंकि कंट्री को खाने वाली चीजें चाहिए, वॉल्ट में लॉक्ड जूल्स नहीं। लिज शॉक्ड बताती है कि उनमें से लॉट्स एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हैं जो एक्सट्रीमली प्रेशियस हैं। एस काम करता है लिस्ट दिखाकर कि सॉर्टेड है, नेशनल हेरिटेज या डार्क मैजिक आइटम्स नहीं बेचे, ओनली बेसिक ज्वेलरी इन गोल्ड सिल्वर। लिज रिलैक्स हो जाती है और नेक्स्ट प्लान्स पूछती है। एस बताता है कि अभी केओस किंगडम को मनी नहीं भेजेगा, क्योंकि यहाँ के पीपल अभी हंग्री हैं। लिज सजेस्ट करती है कि मनी एम्पायर को देने की बजाय अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने में यूज करे। एस सोचता है और रियलाइज करता है कि वो राइट है। एम्पायर को देंगे तो और मांगते रहेंगे, लेकिन अपनी मिलिट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो स्लोली स्टैंड अप कर सकते हैं। एस इस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना शुरू करता है। किंगडम का एक्सटेंसिव टूर लेता है और पता चलता है कि लॉट्स हिडन प्रॉपर्टीज हैं। सरफेस पर ओल्ड स्कूल लगता है, नो मॉडर्न टेक्निक्स, लेकिन क्लोजर लुक पर मॉडर्न लग्जरीज डिफरेंट फॉर्म में हिडन हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइट बल्ब मॉडर्न इन्वेंशन है जिसने इल्यूमिनेशन प्रॉब्लम फॉर एवर सॉल्व किया, लेकिन यहां इलेक्ट्रिसिटी तो दूर, लाइट बल्ब भी नहीं। सरप्राइजिंगली हर स्ट्रीट पर स्ट्रीट लैंप्स हैं और नाइट में हाउसेस इल्यूमिनेटेड रहते हैं। रीजन है स्पेशल मैजिक जो कॉन्टिनेंट के पीपल पोजेस करते हैं। लाइट, हीट और वाटर एट विल क्रिएट कर सकते हैं। इसे ट्राई करने के लिए प्रीस्ट उसे स्टूपिड लुकिंग स्टैच्यू पर हैंड रखने को कहता है। अगर मैजिक एफिनिटी है तो इमीडिएटली पता चल जाएगा। हैंड रखता है और सडनली रियलिटी खो देता है। ब्लैक बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइट स्पॉट्स देखने लगता है, लेकिन रिमेंबर करता है कि LSD नहीं लिया तो क्विकली रियलाइज करता है मैजिक का काम है। प्रीस्ट बताता है कि मैजिकल एफिनिटी है और प्रैक्टिस करना चाहिए, बेटर हो जाएगा। चेंबर्स वापस जाकर एस ने लॉर्ड्स वर्किंग पर्सनल हायर किए हैं जो रीड राइट जानते हैं पेपर वर्क के लिए। खुद चेयर पर बैठकर वर्क करता है, लेकिन पहले मैजिक प्ले करता है। कॉन्शियसनेस 3 पेन्स में ट्रांसफर करता है जो इमीडिएटली पेपर वर्क खुद करने लगते हैं। 4th पेन ट्राई करता है लेकिन नहीं होता, तो रियलाइज करता है कि अभी 3 ऑब्जेक्ट्स लिमिट है। पेपर वर्क करते टाइम लिज चेंबर में चेक करने आती है और मैजिकल पेन्स देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। पूछती है क्योंकि ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा। एस बताता है कि जस्ट नाउ क्रिएट किया है। लिज बिलीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती,
लेकिन फर्दर पूछे इससे पहले एस वर्क पर लगने को कहता है और उसके सामने भी टॉन ऑफ पेपर वर्क रख देता है। सब काउंटलेस आवर्स तक वर्क करते रहते हैं। फिर एस बैगी आइज से ऊपर देखता है कि सब एग्जॉस्शन से स्लीप हो गए हैं। लिज काउच पर क्यूटली सो रही होती है। वो पास जाकर ऑब्जर्व करता है मोमेंट भर और लविंगली हेयर फेस से हटाता है। लेकिन लिज क्रीप्स की आदी है। इमीडिएटली वेक होकर पूछती है क्या कर रहा था। एस बताता है कि बस चेक करने आया था कि सो रही है या नहीं, कुछ और नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग बताता है कि कुछ शो करना है। दोनों हॉर्स पर बैठते हैं। लिज सरप्राइज्ड क्योंकि यूजुअली मैन रेंस लेता है, लेकिन एस बैक पर बैठा उसकी वेस्ट टाइटली होल्ड कर रहा क्योंकि हॉर्स ड्राइव नहीं आती। सरप्राइजिंगली रोमांटिक राइड होती है जो जायंट फील्ड नियर एंड होती है जो व्हाइट से कवर्ड है। उतरकर एस लिज के अलोंगसाइड वॉक करता है और फील्ड शो करता है। बताता है कि उनका एंटायर कंट्री कॉटन फील्ड से फिल्ड है। ऐसी पॉलिसीज जो बॉर्डर लाइन बेकार हैं। वो बताता है कि पहले कॉटन एक बहुत कीमती कमोडिटी हुआ करता था, इसलिए सारे फार्मर्स ने इसे ह्यूज स्केल पर उगाना शुरू कर दिया ताकि एक्सपोर्ट करके ढेर सारा पैसा कमा सकें। नतीजा ये हुआ कि पूरा किंगडम सिर्फ कॉटन ही प्रोड्यूस करने लगा। बाकी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की जगह कॉटन ने ले ली। उनका सोचना था कि जो पैसा कमाएंगे उससे फूड आसानी से इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब दूसरे कंट्रीज ने भी कॉटन उगाना शुरू कर दिया। सप्लाई बढ़ गई, डिमांड उतनी नहीं थी। कॉटन क्रैश हो गया, प्राइसेस जमीन पर आ गए। कॉटन की वैल्यू कुछ नहीं रह गई। यही रीजन है कि उनका कंट्री इतनी भयानक फैमिन से गुजर रहा है। खाने को कुछ नहीं है। लीज उदास हो जाती है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके कंट्री के साथ ऐसा कुछ हुआ है। वो लीडर में से एक है, फिर भी वो एस से माफी मांगती है। लेकिन एस कहता है कि किसी से माफी मत मांगो, बल्कि मेरी हेल्प करो कंट्री को फिर से पुरानी ग्लोरी में वापस लाने में। दोनों डाइनिंग हॉल में वापस जाते हैं और ब्रेकफास्ट साथ में करने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है, नाम है आर्क। वो गार्ड्स का लीडर है। खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बैठ जाता है उनके साथ, पूछता है कि एस कुछ करने को है क्या। एस बहुत फ्रैंकली बोलता है कि इस कंट्री में ज्यादातर लोग यूजफुल नहीं हैं, ज्यादातर को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। उसे ट्रेन्ड मैन पावर की सख्त जरूरत है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले लोग चाहिए। आर्क वो करता है और कहता है कि वो देख लेगा, फिर चला जाता है। लीस और एस बाद में टी पीते हैं। तभी एस को अचानक आइडिया आता है। वो लीस से पूछता है कि क्या उनके पास कोई ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। लीस को समझ नहीं आता कि ये क्या बात कर रहा है। एस एक्सप्लेन करता है। तब लीस एक्साइटेड होकर बताती है कि हाँ, पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए एक डिवाइस है। ये एस के प्लान के लिए परफेक्ट है। एस कहता है कि जल्दी से उसे डिवाइस तक ले चलो। एस बताता है कि वो जनरल पब्लिक से वर्कफोर्स रिक्रूट करने वाला है। लीज सरप्राइज होकर कहती है कि वो तो ऑलरेडी करते हैं। एस शॉक्ड, पूछता है कि कैसे सिलेक्ट करते हो। वो बताती है कि रिटन एग्जामिनेशंस का सीरीज होता है। जो सब पास कर लेते हैं उन्हें कास्टल में वर्कर बना लेते हैं। एस कहता है कि यह स्ट्रेटेजी बहुत इनएफिशिएंट है, बहुत टैलेंटेड लोग मिस हो जाते होंगे। वो पूछता है कि किंगडम में लिटरेसी रेट कितनी है। लाइज बोलती है अराउंड 30%। एस कहता है कि सिर्फ रिटन एग्जाम से टैलेंट नहीं पता चलता, एप्टीट्यूड मैटर करती है, लिटरेसी नहीं। ये एग्जाम्स तो हाई रैंकिंग नोबल्स ने एनफोर्स किए होंगे, जिनके पास इन्फ्लुएंस और मनी है। अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिलवाते हैं और कोर्ट में पावर पोजीशंस पर बिठा देते हैं। क्लासिक नेपोटिज्म। लीज शॉक्ड, पूछती है कि फिर क्या करना है। एस बोलता है कि जल्दी पता चल जाएगा। अगले दिन एस ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस के सामने लिज के साथ खड़ा होता है, पूरे किंगडम को एड्रेस करता है। अपने सब्जेक्ट से कहता है कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देने वाला है, उनकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। सबका अटेंशन ग्रैब हो जाता है। आर्क किंग को इंट्रोड्यूस करता है। सब बो करते हैं सिवाय एक टॉल डार्क स्किन्ड गर्ल के, नाम आयशा। वो कहती है कि वो वॉरियर एल्व्स के क्लैन से है। वो किसी के सामने बो नहीं करती जिसे उन्होंने लाइफ प्लेज न की हो। आर्क गुस्सा हो जाता है, बोलता है इमीडिएटली बो करो, लेकिन एस रोकता है, कहता है लेट इट गो। एस अपनी स्पेशल मैजिक से रिमोटली एल्व्स के बारे में पढ़ता है। पता चलता है कि वो कॉम्बैट प्रावेस के लिए फेमस और फियर्ड हैं, एक्सेलेंट वॉरियर्स। आयशा कहती है कि वो अपने क्लैन की बेस्ट वॉरियर्स में से एक है, मतलब किंगडम की बेस्ट में से एक। फिर पूछती है कि क्या एस उसकी हेल्प कर सकता है। एस टेकन अबैक, कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन एल्फ कंटिन्यू करती है। बताती है कि उनका ब्लेस्ड फॉरेस्ट बहुत तेजी से डिटीरिएट हो रहा है। कोई रीजन नहीं, वो लोग अच्छे से केयर करते हैं,
फिर भी डाइंग लग रहा है। कोई आइडिया नहीं क्यों। वो सुनती है कि एस बहुत इंटेलेक्चुअल है, शायद स्ट्रेटेजी बना सके फॉरेस्ट बचाने की। एस कंफ्यूज्ड सोचता है, पूछता है कि फॉरेस्ट में थिनिंग कर रहे हो या नहीं। एशा ब्लैंक देखती है, पूछती है मतलब। एस रियलाइज करता है कि ये टेक्निक्स मॉडर्न हैं। एक्सप्लेन करता है, जब फॉरेस्ट को अपने हाल पर छोड़ देते हैं, ओल्ड ट्रीज कैनपी कवर कर लेते हैं, सनलाइट फ्लोर तक नहीं पहुंचती, सीडलिंग्स ग्रो नहीं कर पाते, फॉरेस्ट फ्लोर डाइज, यंग प्लांट्स नहीं होते ओल्ड ट्रीज रिप्लेस करने को, इरोजन और नेचुरल प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। आयशा सडनली कंप्लीटली बॉ कर देती है, कहती है कि अपनी पूरी लाइफ एस को प्लेज करती है, उसके लिए फाइट करेगी, डाई करेगी। प्लीज एक्सेप्ट करो बॉडीगार्ड के रूप में और फॉरेस्ट रिस्टोर करने में हेल्प करो। एस ग्रेशियसली एक्सेप्ट करता है। अगली कैंडिडेट एक ब्यूटीफुल मेड जुना, किंगडम की मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल में से एक, बेस्ट सिंगर एवर। मिनिस्टर बताता है कि जुना लॉन्ग लाइन ऑफ मरमेड से डिसेंड करती है, जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होती थीं और अपनी वॉइस से सेलर्स को स्वे करके शिप्स व्रेक करवाती थीं। एस सोचता है कि अगर सच है तो सिंगिंग उसके ब्लड में होगी। जुना को बुलाता है, किंगडम भर में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सबके लिए सॉन्ग गाने को कहता है। जुना कहती है प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके ज्यादातर सॉन्ग्स सैड और मेलनकॉलिक हैं। एस पूछता है कि एक बार सुनकर सॉन्ग बाय हार्ट लर्न कर सकती हो। जुना यस बोलती है। एस फोन निकालता है, ईयरफोन देता है, अपना एक सॉन्ग सुनाता है। जुना को पसंद आता है। वाइब चेक पास, ईयरफोन वापस करती है, सब सरप्राइज्ड। एस ने पैंट्स से नया डिवाइस निकाला। जुना रेडी होती है, बहुत ब्यूटीफुली सॉन्ग गाती है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही सब अपलॉड करते हैं। एस इम्प्रेस्ड, कहता है कि एक बार सुनकर परफेक्ट सिंग करना अमेजिंग है। अगला कैंडिडेट एक फैट इडियट पहुंचो, बहुत नर्वस, पिग की तरह पसीना बहा रहा है। किंग को एड्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी ही टांग में ट्रिप होकर गिर जाता है, इडियट जैसा। फिर उठता है, बताता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी है, ग्लटन है, कंट्री के ऑलमोस्ट हर डिश ट्राई कर चुका है। एस हंसने की उम्मीद करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली एस नीचे आता है, हैंडशेक करता है, बोलता है कि ऐसे पर्सन का वेट कर रहा था, रियली हैप्पी हूं हायर करने को। फेमाइन के टाइम में ऐसी एबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पोंचो का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, रोने लगता है, बोलता है लाइफ में फेट्सो ही बुलाया गया। फेयर इनफ वो है भी, लेकिन एस डिफरेंटली सोचता है, कहता है कि वही कंट्री को फैमिन से बाहर निकालेगा और प्रॉस्पेरिटी लाएगा। अगला कैंडिडेट ईमो गाय कैस एस से इंट्रोड्यूस होता है, बोलता है कि बाकियों को जज करते वक्त वो एस को जज कर रहा था। किंगडम के बेस्ट माइंड्स में से एक, हर तरह की लिटरेचर पढ़ने का फनैटिक। एस इमीडिएटली रियलाइज करता है कि बहुत नॉलेजेबल है बात करने के स्टाइल से। कैस से पूछता है डिसीजन क्या है, क्या एस वर्दी किंग है। कैस कूली बोलता है कि सब एक डिसीजन पर डिपेंड था। फैटी को यूजलेस समझता है या नहीं? अगर यूजलेस समझता तो वर्दी किंग नहीं, क्योंकि किंगडम को अभी सबसे ज्यादा क्या चाहिए पता नहीं। लेकिन फैटी आने के बाद एस एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक था, मतलब ब्रेन्स हैं, जस्ट अनदर नोबडी नहीं। कैस इतना इंप्रेस्ड कि एस को लेफ्टिनेंट बनने को कहता है, खुद राइट हैंड मैन और एडवाइजर बनेगा। एस कैस की डिसीजन मेकिंग से इंप्रेस्ड, एडवाइजर हायर कर लेता है। लास्ट पर्सन एल तोमो, वुल्फ गर्ल, हर रेस के एनिमल से बात कर सकती है, बहुत नर्वस, हार्डली बोल रही। लीज कमेंट करती है कि वुल्फ क्लैन के मेंबर्स किंगडम में कभी नहीं दिखते। एस बोलता है शायद रेफ्यूजी है। तोमो से स्पीकअप करने को कहता है, लेकिन वो नहीं बोलती और डर जाती है। एस थ्रोन से उतरता है, उसके पास जाता है, क्राउच करके पूछता है क्या हुआ। तोमो कान में विस्पर करती है कि समथिंग बैड हो रहा है, कुछ कहती है जिससे एस की आईज वाइड हो जाती हैं। शॉक। एस क्विकली रिगेन करता है, एक्ट जैसे कुछ हुआ नहीं, सबको डिसमिस करता है, लेकिन टोमो को अपने चेंबर्स में बुलाता है। टोमो, लीस, आर्क और मिनिस्टर एस के चेंबर में गैदर होते हैं। टोमो काउच पर बैठी है। एस बाकियों से पूछता है कि टोमो ने क्या कहा सुना। सब हेड शेक करते हैं, बेयरली विस्पर था, ब्रॉडकास्ट पर किसी ने नहीं सुना। एस रिलीफ की साई लेता है, बोलता है कि जो बताने वाला है ऑल कॉस्ट्स पर सीक्रेट रखना, किंगडम शेक हो सकता है। फाइनली डिस्क्लोज करता है लिना सिर्फ एनिमल से बात कर सकती है, डीमन से भी। लीज टोटली शॉक्ड, बोलती है मिस्टेक होगी, डीमंस की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, कोई अलाइव पर्सन डिसाइफर नहीं कर सकता सिवाय उनके गिल्ड के। एस बोलता है कि यही रीजन है टोमो कंट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल में से एक है, शायद
उससे भी ज्यादा। लीज टोमो से पूछती है कि कब पता चला डीमन रेस से बात कर सकती है। टोमो बताती है कुछ टाइम पहले फॉरेस्ट में रोमिंग कर रही थी, वियर्ड नॉइजेस सुनी, इन्वेस्टिगेट करने गई, हॉरर, डीमन रेस का शॉर्ट हाइट वाला डॉग हेड वाला पर्सन देखा, स्क्रीम करने लगी हेल्प के लिए। डीमन ने अपनी लैंग्वेज में शट अप बोला। टोमो समझ गई। स्क्रीम बंद। डीमन सरप्राइज्ड। पूछा कि समझ सकती है? टोमो यस। तभी नॉइजेस आए। डीमन ने रन अवे बोलकर भागने को कहा। अगर बाकी देखते तो किल कर देते, वो लास्ट टाइम था। टोमो भाग गई। लिस एस से पूछती है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच कॉम्प्रोमाइज प्लान कर रहा है। वो बॉर्डरलाइन इंपॉसिबल है, उन्होंने अनगिनत इंसानों को मारा है, लेकिन जवाब में आर्क बताता है कि इंसानों ने भी अनगिनत डीमंस को मार डाला है। वो कहता है कि शायद ये पूरी जंग बस एक बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाता। लिज थोड़ा सोचती है और महसूस करती है कि वो सही कह रहा होगा। वो आर्क से कहती है कि टोमो को तुरंत रॉयल लेवल की सिक्योरिटी दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। मंत्री हालांकि कहता है कि ऐसा करने से टोमो पर और ज्यादा ध्यान जाएगा, क्योंकि एक गरीब लड़की को हर समय रॉयल गार्ड्स का घेरा मिलना अजीब लगेगा। एस सोचता है, मानता है कि मंत्री सही है और फिर सोचने लगता है कि क्या किया जाए। मंत्री सुझाव देता है कि वो खुद टोमो को अपनी बेटी अडॉप्ट कर ले, इससे समस्या हल हो जाएगी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अडॉप्ट करने से पहले शादी करनी पड़ेगी। तो एस सुझाव देता है कि लिज के पिता टोमो को अडॉप्ट कर लें, इससे टोमो को रॉयल प्रोटेक्शन मिलना बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। टोमो उन्हें बीच में रोकती है और कहती है कि उसका पहले से एक फैमिली है जो रेफ्यूजी कैंप में रहता है और वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। एस मुस्कुराता है और कहता है कि जाहिर है जब वो अडॉप्ट हो जाएगी तो टोमो के माता पिता किंग के रिलेटिव्स बन जाएंगे और कासल में ही उसके साथ रहने लगेंगे। टोमो खुशी से चिल्लाती है और उन्हें थैंक यू कहती है सब कुछ करने के लिए। बाद में जब एस लीज के रूम में चिल कर रहा था, उसे पता चलता है कि पोंचो अपने क्वेस्ट से वापस आ गया है। वो तुरंत लिज के साथ उसे मिलने जाता है। सब बैठते हैं। पोंचो एस को थैंक यू कहता है कि उसने अपना रॉयल वाइवन इस्तेमाल करने दिया, जिससे सब कुछ कलेक्ट करना बहुत आसान और तेज हो गया। पोंचो जो अगला डिश लाता है वो सबको शॉक कर देता है। वो एक स्लाइम मॉन्स्टर निकलता है। सब डिस्गस्टेड लग रहे हैं, लेकिन पोंचो एप्रन पहनकर स्लाइम को काउंटर टॉप पर फ्लैट रोल करता है और नूडल जैसे स्लाइसेस में काटता है। फिर वो उन्हें नमक के साथ पानी में बॉईल करता है, कुछ वेजिटेबल्स और स्टॉक डालता है। फिनिश्ड डिश बाकियों को अनएपिटाइजिंग लगता है, लेकिन एस कहता है कि ये उसके वर्ल्ड के रामेन जैसा दिखता है। वो बैठकर खाने लगता है। पहला बाइट लेते ही उसे प्लेजेंटली सरप्राइज होता है कि टेस्ट भी रामेन जैसा ही है। वो नॉइजी तरीके से स्लर्प करने लगता है। धीरे धीरे बाकी लोग भी ट्राई करते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। आखिरकार उनका ब्रॉडकास्ट इसी के साथ खत्म होता है और वो वाइल्डली सक्सेसफुल साबित होता है। जल्दी ही एरिया के हर ईटरी में वो सारे मील सर्व होने लगते हैं। लोग चीजें मिक्स करके नए नए एक्साइटिंग मील्स भी बनाने लगते हैं। थ्रोन रूम में एक गार्ड एस को बुलाता है और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर किंग से ऑडियंस मांग रहा है। एस कोर्ट रूम में जाता है और वहां कैस और प्राइम मिनिस्टर को उसके सामने बो करते देखता है। वो उन्हें उठने को कहता है और अपनी बात कहने को बोलता है। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि उसे लगता है कि उसे फॉर्मर किंग की तरह पोस्ट से स्टेप डाउन कर देना चाहिए, ताकि न्यू ब्लड को चांस मिले और वो न्यू टेक्निक्स से सिचुएशन को बेहतर बना सकें। ओल्ड स्कूल मेथड अब काम नहीं कर रहा। एस इस सडन रेजिग्नेशन से सरप्राइज्ड है और पूछता है कि सक्सेसर कौन होगा, क्योंकि उन्हें उसके जितना स्मार्ट और वाइज प्राइम मिनिस्टर चाहिए। मंत्री कहता है चिंता न करें, वो कैस को अपना अप्रेंटिस बना चुका है और मानता है कि वो पोस्ट के लिए रेडी है और फ्यूचर में एक्सेलेंट काम करेगा। एस कैस की तरफ देखता है और महसूस करता है कि वो परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है। वो मिनिस्टर की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है और कैस को न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है। कैस एस की तरफ देखकर थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि वो पूरा डे ऑफ ले ले, क्योंकि वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है। ऐसे चलता रहा तो बर्नआउट हो जाएगा और आसपास वालों की प्रोडक्टिविटी भी गिर जाएगी। पहले एस रिलक्टेंट लगता है, क्योंकि उसे लगता है बहुत काम बाकी है, लेकिन कैस इंसिस्ट करता है कि ऑफ लेना ही पड़ेगा और बाकी काम अगले दिन कर लेगा। एस उसकी एडवाइस मान लेता है और लिज के साथ डेट अरेंज करता है। आयशा उन्हें एस्कॉर्ट करती है। लिज शॉक्ड है
कि एस ऑफ ले रहा है और पूछती है कि वो ठीक तो है। एस कहता है सब फाइन है, बस एक इवनिंग रिलैक्स करना चाहता है। लिज कहती है कि किंग और क्वीन को बाहर नहीं जाना चाहिए। वो एक बंच मिलिट्री स्कूल यूनिफॉर्म्स निकालती है और उन्हें एस को देती है, खुद भी एक पहन लेती है। आयशा को प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं और सिटी में घूमने निकल जाते हैं। थोड़ा रोम करने के बाद वो जूना के कैफे में विजिट करने का डिसाइड करते हैं और बूथ में बैठकर रिलैक्सिंग स्नैक्स लेते हैं। सीटों पर रिलैक्स होकर किंगडम की बातें कर रहे होते हैं कि अगली टेबल से काफी लाउड कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। अगली टेबल पर एक फॉक्स गर्ल और रेड हेयर्ड गाय बैठे हैं। वो दोनों हीटेड आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और इतने लाउड हैं कि एस उनकी पूरी बात ओवरहियर कर लेता है। फॉक्स गर्ल का नाम कीड है और गाय का हैल। वो फिर बात शुरू करते हैं। हैल कीड से कहता है कि उसे न्यू किंग पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो हिमसेल्फ बहुत यंग और इनएक्सपीरियंस्ड लगता है, तो वो उसके एज के किसी पर्सन को क्यों फॉलो करे जो बैटलफील्ड पर शायद उससे भी कम एक्सपीरियंस रखता हो। कियाडे उसे चुप करने को कहती है और बताती है कि न्यू किंग इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी में बहुत फॉर्मिडेबल है और रियली गुड काम कर रहा है। हॉल में यंग ब्लड है, वो सिर्फ वॉर चाहता है ताकि बैटलफील्ड पर खुद को प्रूव कर सके और पियर्स का रिस्पेक्ट अर्न करे। वो कियड को बताता है कि वो ड्यूक ऑफ कार्मेन के पास जाकर उसकी आर्मी ज्वाइन करने वाला है। कियडे हॉरिफाइड हो जाती है और कहती है ऐसा दोबारा मत बोलना क्योंकि ड्यूक ऑफ कार्मेन न्यू किंग के खिलाफ ओपन रिबेलियन में है बिना किसी रीजन के। हाल शाउट करता है कि वो जो चाहे करेगा और उसे न्यू किंग फिट नहीं लगता। तभी एस उनकी टेबल पर आता है और हैल से स्ट्रेट पूछता है कि उसे न्यू किंग क्यों पसंद नहीं। हैल ऊपर देखकर पूछता है कि ये है कौन, लेकिन कीड एस को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती है और फ्लस्टर्ड हो जाती है। सब एक डिफरेंट टेबल पर बैठते हैं और बात शुरू करते हैं। हॉल फिर एस के फेस पर आने की कोशिश करता है कि वो खुद को क्या समझता है, लेकिन आयशा तुरंत उसका हैंड ट्विस्ट करके पकड़ लेती है और फिर उसके फेस को पाल्म्स में क्रश करती है। एस आयशा से कहता है उसे छोड़ दो, ये इनफ है। कियड स्केयर्ड लग रही है कि हैल को हर्ट हो जाएगा। एस खेल बंद करता है और हैल से पूछता है कि क्या उसे अभी भी नहीं पता वो कौन है। हैल तुरंत रियलाइज करता है कि एस किंग खुद है और उसका टोन बदल जाता है। एस पूछता है कि वो ड्यूक ऑफ कार्मेन के पास क्यों जाना चाहता है। हैल फियर से कुछ नहीं बोलता। एस कहता है कि वो हैल को फोर्स नहीं करेगा उसके साथ रहने को। अगर वो ड्यूक ऑफ कार्मेन के पास जाना चाहता है तो डेफिनेटली जाए, क्योंकि किसी को फोर्स से फॉलो नहीं कराया जा सकता। लोग खुद फॉलो करते हैं, लेकिन एस उसके साथ मेंटल गेम खेलता है क्योंकि वो हैल और कियड दोनों की अंडरलाइंग फीलिंग समझता है। वो कहता है कि एक बार ऑपोजिट साइड पर पहुंच गया तो कियड के खिलाफ फाइट करनी पड़ेगी। अगर वो हेड टू हेड बैटल अवॉइड भी करे तो कोई और करेगा। अगर कियड इंजर्ड हो गई तो हैल को अपनी आर्मी प्रोटेक्ट करने की परमिशन नहीं देगी, भले वो डाइंग क्यों ना हो और सेव की जा सकती हो। वो ट्रीजन माना जाएगा। हॉल साइलेंट होकर सोच में पड़ जाता है और लंबा सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो ऑपोजिट साइड नहीं जाना चाहता और न एस के खिलाफ लड़ना चाहता है न कीड के। एस खुश होता है और थैंक यू कहकर चला जाता है। अगले दिन वो लिज के साथ बैठकर बताता है कि उसकी डार्क मैजिक अब अच्छी हो गई है और वो अकेले 4 इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल कर सकता है। लिज कुछ कहती, इसके पहले ही उसे कोर्ट रूम बुलाया जाता है क्योंकि प्रेस्टिजियस मैग्ना हाउस का हेड मिलने आया है और अटेंडेंस रिक्वेस्ट की है। एस तुरंत जाता है और वहां हैल को देखता है जिसके फेस पर काफी इंजरीज हैं। ग्लेव और किड भी वहां बॉ करके खड़े हैं। एस थ्रोन पर बैठता है और ग्लेव तुरंत अपोलोजाइज करने लगता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि हैल ने वो सब कहा। किड ने बाद में बताया। वो कहता है कि उसने अपने सन को डिसिप्लिन किया है और रिक्वेस्ट करता है कि एस उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन न ले। वो प्रॉमिस करता है कि मैग्ना फैमिली का अनवेवरिंग सपोर्ट एस के साथ है और हर सर्कमस्टेंस में उसके बिसाइड खड़ी रहेगी। एस उसकी लॉयल्टी के लिए थैंक यू कहता है और बताता है कि वो हैल को पनिश करने का इंटेंशन नहीं रखता। ग्लेव ने ऑलरेडी इनफ पनिश कर दिया है। वो ग्लेव को बताता है कि वो कियड को रॉयल गार्ड में एक मेज के तौर पर लेगा और हैल को रॉयल आर्मी में ऑफिसर बनाएगा ताकि दोनों क्लोज रहें और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। कई डेज बाद आखिरकार बल्क ऑफ द पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है और बाकी पेपर वर्क एस की डार्क मैजिक से हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं। वो मीटिंग बुलाता है उन सब की जो पूरे टाइम पेपर वर्क पर काम कर रहे थे।
सब असेंबल होते हैं तो वो एक बढ़िया स्पीच देता है कि वो लोग किंगडम का रियल ट्रेजर हैं। उनकी वजह से ही वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकता है जो किंगडम की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर करेगा और फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। वो उन्हें पूरे वीक ऑफ लेने को कहता है उनके अमेजिंग वर्क के लिए। वो कहता है कि एक्स्ट्रा मनी देता, लेकिन किंगडम में अभी पैसे कम हैं। इसके बजाय वो उन्हें रॉयल वाइन सेलर में जाने को कहता है जहां सबसे अमेजिंग और डीपली फ्लेवर्ड विंटेज वाइन रखी है। वो हर कोई एक कंप्लीट बॉटल ले सकता है और जो चाहे करे, सेल या ड्रिंक। पूरी ग्रुप खुश होकर थैंक यू कहती है और वाइन सेलर की तरफ भागती है। लिज पूछती है कि उन्हें वीक ऑफ देना ठीक था क्या, क्योंकि अभी भी काफी काम बाकी है। एस उसे चिल करने को कहता है क्योंकि काम अच्छे पेस पर चल रहा है। वो बताता है कि प्लान है एक विलेज के शोर पर पोर्ट बनाना जो किंगडम के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक डेस्टिनेशन होगा। वहां ट्रेडिंग टाउन बनेगी विलेज की जगह पर, जिससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरे कंट्रीज के शिप्स को ट्रेड करने के लिए टैक्सेस और टोल्स देने पड़ेंगे। इससे इलीगल ट्रेड कम होगी। इसके अलावा फूड क्रॉप्स लो प्राइसेस पर लाने वाले शिप्स पर लो टैक्सेस लगेंगे, जिससे कंट्री में फूड शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम कम होगी। वो लिज को एक्सप्लेन करता है कि सब सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। अभी फूड क्रॉप्स की डिमांड हाईएस्ट है, जबकि सप्लाई ऑलमोस्ट जीरो। अगले दिन सोम, लिज और आयशा उस स्मॉल विलेज में जाते हैं जहां कंस्ट्रक्शन होना है। आर्क ऑलरेडी वहां है और सबके लिए टेंट सेटअप कर चुका है। वो एस को वेलकम करता है। जब एस पूछता है कि कंस्ट्रक्शन में कोई इश्यू, तो आर्क बताता है कि विलेज के कई एल्डर्स पोर्ट बनाने के स्ट्रांगली अगेंस्ट हैं। एस रीजन पूछता है तो आर्क बताता है कि एल्डर्स एक बहुत ओल्ड लेजेंड में बिलीव करते हैं। लेजेंड कहती है कि अगर उस एरिया में कुछ भी बिल्ड किया गया तो वाटर गॉड्स गुस्सा होकर पूरा रीजन डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो एक जायंट वाटर मॉन्स्टर भेजेंगे जो सब कुछ स्वॉलो कर लेगा। एस इंटरेस्टेड लगता है और आर्क से कहता है कि उसे उन एल्डर्स से मिलवाओ। आर्क उसे एक हाउस में ले जाता है जहां एस एक एल्डर से मिलता है। दोनों बैठकर बात करते हैं। एल्डर फिर एडवाइस करता है कि अगर पोर्ट बनाया तो वाटर गॉड्स डेफिनेटली रिवेंज लेंगे और पूरा रीजन डिस्ट्रॉय कर देंगे। एस पूछता है कि वाटर गॉड्स ने कभी कुछ डिस्ट्रॉय किया है और उन्हें कैसे पता चला था कि वो आने वाला है। एल्डर जवाब देता है कि ऐसा तब हुआ था जब उसके ग्रैंडफादर यहां रहते थे। मॉन्स्टर आने से पहले ग्राउंड शेक करता है फुटस्टेप्स से, फिर सी से आकर सब गल्प कर लेता है। हीरो सोचता है, दिन खत्म करता है। कास्टल लौटकर कैस और आर्क से डिस्कस करता है। कैस पूछता है मिथ पर बिलीव करता है। हीरो कहता है सी मॉन्स्टर पर नहीं, लेकिन मिथ्स में ट्रूथ होती है। डिसाइड करता है कंस्ट्रक्शन जगह बदल देगा, कर्स्ड एरिया मार्क कर देगा। कैस हैरान, मिथिकल सी गॉड से डर? हीरो कहता है सी गॉड से नहीं, लेकिन सी मॉन्स्टर सुनामी है। ग्राउंड शेक अर्थक्वेक है। एरिया सुनामी प्रोन है अर्थक्वेक के बाद। डिजास्टर प्रोन पोर्ट नहीं बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। हॉल मैनुअल लेबर से थककर कंप्लेन करता है कियाड से। फॉरबिडन आर्मी को रोड कंस्ट्रक्शन क्यों? कियाड कहती है चुप कर, काम कर और मेरा नाम मत ले, मैं टेक्निकली बॉस हूं। आर्मी इसलिए क्योंकि रोड्स बहुत हैं, मैन पावर कम है। लंच में हीरो और किटी ने बर्गर बनाया। केट बताती है फ्रेश वेजिटेबल्स नियर बाय विलेज से आए न्यू रोड की वजह से। फूड प्राइसेस कम हुए इंक्रीज्ड सप्लाई से। हैल किंग की फोरसाइट से सरप्राइज्ड होता है। तभी हीरो लिज के साथ आता है। हैल सल्यूट करता है, लेकिन हीरो रोकता है। फॉर्मल मत हो, नाम से बुला। मेरी उम्र का गाय मिला फ्री बात करने को। न्यू रोड्स पर चलते हुए हीरो लिज को रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस समझाता है। रॉ मटेरियल्स, लुमिनेसेंट मॉस से स्ट्रीट लैंप्स, वार्डन ट्रीज वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्शन के लिए। अचानक मैसेंजर बर्ड आता है, आयशा को लेटर देता है। उसके फादर का डेडली लैंडस्लाइड से विलेज का आधा स्वॉलो हो गया, बहुत लोग मिसिंग। आयशा डिस्टर्ब्ड हो जाती है। हीरो काम रहता है। केट को इंस्ट्रक्ट करता है रेस्क्यू टीम मोबिलाइज करो, खुद भी शामिल हो। आयशा को कंफर्ट करता है, रोने का टाइम नहीं, तैयार हो जा, डायरेक्शंस चाहिए। लिज को पैलेस भेजता है दूसरी रेस्क्यू टीम मोबिलाइज करने और हाकिया से रिलीफ पैकेजेस भेजवाने। आयशा कहती है नॉर्मल मार्च से 2 दिन लगेंगे। हीरो वरी होता है, 3 दिन बाद रेस्क्यू पहुंचा तो डेथ टोल बहुत बढ़ेगा। तभी स्ट्रेंज एरर दौड़ता हुआ गुजरता है। हीरो को आइडिया आता है रेयर इस्तेमाल करके रेस्क्यू टीम को फास्ट पहुंचाएंगे।
वो रॉयल कैरेज से जाएगा। इवनिंग में विलेज पहुंचते हैं। आयशा के फादर वार्डन किंग को हेल करते हैं। हीरो फॉर्मेलिटीज स्किप करने को कहता है, सिचुएशन बताओ। वार्डन कहता है 100 लाइव्स गई, 40 मिसिंग। हीरो कहता है मिसिंग लिस्ट बनाओ, फाउंड होते ही नाम काटते जाना। माउंटेन पर वॉच रखो अनदर लैंडस्लाइड के लिए। आयशा वॉच पर ऑफर करती है। फादर अग्री करता है क्योंकि वो फॉरेस्ट अच्छे से जानती है। हीरो रेस्क्यू टीम को एड्रेस करता है, रोड कंस्ट्रक्शन स्किल्स यूज करो, एक्सकेवेट करके सर्च करो। डिगिंग शुरू होती है, तभी हीरो रुकता है, फॉलन ट्री ट्रंक की तरफ भागता है। वॉइसेस सुनाई दे रही हैं। हेल कंफ्यूज्ड, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन बाद में डाइजी करके ह्यूमन हैंड मिलता है। हॉल ट्रंक हटाता है, पर्सन बच जाता है। हेल शॉक्ड, हीरो कैसे पता? हीरो वुडन माउस दिखाता है जो टाइट जगहों में मिसिंग पीपल ढूंढने के लिए मैजिक से कंट्रोल करता है, कॉन्शियसनेस शेयर करके, जैसे पेंस और डमी के साथ करता है। सर्च खत्म होती है, सब अकाउंटेड फॉर। वार्डन थैंक करता है टाइमली इंटरवेंशन के लिए, हालांकि लाइव्स गईं। तभी वुडन की डॉटर आती है। प्रिंसेस दूसरी टीम लेकर आ गई, लेकिन एक रोता हुआ आदमी कहता है लेट हो गया। हीरो समझाता है लेट है, लेकिन वुंडेड को ट्रीट किया, बिल्डिंग्स रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आदमी कहता है डेड को वापस नहीं ला सकते। वार्डन रोकता है, बताता है ये उसका यंगर ब्रदर रॉब है। वाइफ लैंडस्लाइड में गई, डॉटर क्रिटिकल में है। रॉब रोता है, फॉरेस्ट की इतनी डेडिकेशन की, फिर भी वाइफ क्यों मारी? वार्डन कंफर्ट करता है, ब्लेम मत डालो। बाद में आयशा हीरो से कहती है रॉब ट्री थिनिंग के खिलाफ था जो हीरो ने प्रपोज किया था, शायद लैंडस्लाइड उसी से। हीरो कहता है बैड लक प्लोनस हाई रेनफॉल, बस इतना ही। पैलेस लौटते हुए लिज सॉरी बोलती है, कुछ हेल्प नहीं कर पाई। हीरो कहता है मैं और यूजलेस हूं, डिजास्टर्स के लिए प्लान अहेड नहीं किया। फूड शॉर्टेज पर फोकस करके बाकी इंपॉर्टेंट मैटर्स इग्नोर कर दिए। इधर ड्यूकडम्स के लीडर्स आर्ग्यूमेंट करते हैं। लायन हेडेड ड्यूक कार्मेन इंसिस्ट करता है हीरो को ओवरथ्रो करो, अनफिट है रूल करने। डचेस एक्सेल कंफ्यूज, इतना अच्छा काम किया लैंड के लिए। कार्मेन कहता है इंपॉर्टेंट मैटर्स निग्लेक्ट कर रहा है, करप्शन के नाम पर लॉयल चीफ्स फायर कर रहा है, फॉर्मर किंग रीइंस्टेट करना चाहता है। दूसरा ड्यूक कास्टर भी रिबेल के लिए रेडी, वॉर क्लैमरिंग। एक्सेल वार्न करती है अमोनिया जैसे किंगडम्स हमारी रिबेलियन यूज करके अटैक करेंगे। कास्टर कहता है अमोनिया रीइंफोर्समेंट्स भेज रहा है। एक्सेल कन्विंस नहीं होती, सस्पेक्ट करती है अमोनिया दोनों साइड्स को ऑफर दे रहा है कंफ्यूजन क्रिएट करने। तभी कास्टर की डॉटर कार्ला बर्स्ट करती है, अगर फादर हीरो से फाइट करेगा तो मैं उसके साथ लड़ूंगी। अमोनिया का मिस्चिवस रूलर गास ग्लैड होता है। कार्मेन ने इनविटेशन एक्सेप्ट की। फूलिश ओल्ड मैन कहता है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कार्मेन को रीइंफोर्समेंट्स भेजेगा हीरो के खिलाफ, हीरो को कार्मेन के खिलाफ। प्रिंसेस रोरा प्लान सपोर्ट नहीं करती, एल्फ रिडन की फ्लरिशिंग से एनवी करती है। पैलेस में हीरो हकिया से कंसल्ट करता है वायलेंस प्लान के बारे में किंगडम प्रोटेक्ट करने। ओरिजिनली अगेंस्ट क्रूअल मेजर्स, लेकिन ग्रैंडफादर के फाइनल वर्ड्स याद आते हैं। डिसाइड करता है फैमिली प्रोटेक्ट करेगा। डिसाइसिव टोन में सब्जुगेशन प्लान किक ऑफ करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ गास आर्मी को ऑर्डर देता है एल्फ रिडन के अल्तामूरा सिटी इन्वेड करने। एस्यूम करता है हीरो ड्यूक्स से फाइट कर रहा है। कहता है एंसेस्टर्स से स्टोलन लैंड वापस लेने का टाइम है। लेकिन मिनिस्टर कोलबर्ट इंटरप्ट करता है, वॉर मत शुरू करो, स्टारवेशन में डाल दोगे। गास किक करता है मिनिस्टर को फेस पर। मिनिस्टर ट्रीटी याद दिलाता है मैनकाइंड एक्ट की। गास और सन स्टबर्न डिसमिस कर देते हैं। कोलबर्ट ब्रूज्ड होकर बाहर आता है। गास की डॉटर मिलती है, एस्केप प्लान बना रही हूं किंगडम से, रेडी रहना। हीरो लिज से स्पेशल फेवर मांगता है। 3 ड्यूक्स से वीडियो चैट करता है। इंट्रोडक्शंस के बाद कहता है रिबेलियन कंटिन्यू किया तो ट्रेटर्स मानूंगा। एक्सेल पूछती है इंटेंशंस क्या हैं। हीरो कहता है आर्मीज यूनाइट करना चाहता हूं, कमांड के नीचे, इंडिविजुअली हार्म नहीं करूंगा। कैस्टर अगेंस्ट करप्शन हो सकता है। हीरो कन्विंस करता है यूनाइटेड आर्मीज से नेबरिंग एनिमीज जैसे आइडोनिया से बेहतर जीत सकते हैं। करप्शन नहीं अलाउ करूंगा। फेल हुआ करप्ट किंग बना तो मेरी हेड ले लेना। आर्ग्यूमेंट के अंत में लेडी एक्सेल अलीजियंस प्लेज करती है अपनी और आर्मी की, लेकिन कास्टर और कार्मेन रिफ्यूज करते हैं।
प्रीवियस किंग ने कंसल्ट नहीं किया थ्रोन देने से पहले। कास्टर न्यूट्रल रहना चाहता है। कारमेन फिर आखिरकार वो बोलता है, हीरो से कहता है कि वो अपने फैसले पर अटल है क्योंकि वॉरियर की प्राइड बचानी थी। ड्यूक सम के साथ थोड़ी गर्मा गर्म बहस होती है। फिर सम एक रिक्वेस्ट रखता है। वो कारमेन और कास्टर से कहता है कि अगर इनमें से किसी एक को हार मिली तो उनकी सारी आर्मी कॉन्केरर के लिए लॉयल हो जाएगी। लिज बाल काट देती है। ड्यूक्स अभी भी देख रहे हैं। ये उसकी डिटर्मिनेशन दिखाता है कि वो हीरो के साथ लड़ने वाली है। जूना डचेस के पास आ जाती है। हीरो उसका शुक्रिया अदा करता है कि एक्सेल उसके साइड पर आई, वजह जूना ही थी। लिज भी अश्योर करती है कि बाकी सबका पूरा सपोर्ट है। बैटल के दिन गास अपनी आर्मी को बैटल क्राई देता है और सरप्राइज इन्वेजन शुरू करता है। अल्तमूरा और एलन शहर पहुंचता है। वहां के एक स्पाइनलेस लॉर्ड को गेट्स खोलने का हुक्म देता है। वो आदमी टाइम मांगता है क्योंकि फॉरबिडन आर्मी 2 ग्रुप में बंटी है, एक जो गास को पसंद करता है, दूसरा जो उसका सिर कुचल देगा। जूलियस अपने पिता को सलाह देता है कि गार्ड को धोखा दो। वो प्रॉमिस करता है कि अगर गेट्स खोल दिए तो फॉरबिडन आर्मी के किसी भी मेंबर को हर्ट नहीं करेगा। लेकिन गास तो ट्रिकी बास्टर्ड है। प्लान है कि गेट्स खुलते ही उस आदमी को मार देगा। दूसरी तरफ हीरो ने पहले ही किंगडम के एंट्रेंस पर फोर्ट्रेस बना लिया है, कैड की अर्थ मैजिक और बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मदद से। अपोजिंग आर्मी अब वॉल्स तोड़ने की कोशिश कर रही है। पहले बोस और एरोज इस्तेमाल कर रहे थे, अब मैसिव कैनन शूटर्स ला दिए। कैनन फायर करते ही वॉल्स पर डेंट्स पड़ने लगते हैं। हॉल की से कहता है कि मैजिक से अटैक्स ब्लॉक करो, लेकिन वो कहती है कि वॉल्स बनाने में सारी मैजिक खर्च हो गई। तभी एक डार्क एल्फ सर अचानक आता है और एरो मारकर कैनन बॉल को बीच से चीर देता है। वो हेल का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी डॉटर को लैंडस्लाइड रूइन से बचाया था। डॉटर कहती है कि वो बड़ी होकर हॉल जैसी बनेगी। ये सुनकर हॉल अंदर से काफी पिस्ड ऑफ हो जाता है। आर्क रॉयल आर्मी को कमांड देता है कि सिर्फ कैनन्स की तरफ चार्ज करो, एनिमी सोल्जर्स को इग्नोर करो। ये मूव कामयाब होता है। कारमेन को जब पता चलता है तो वो सरप्राइजिंगली काल्म रहता है। फ्रिंग जनरल से कहता है कि कैनन्स वाला प्लान यूजलेस साबित हुआ, उसके पास बेटर स्ट्रेटजी है। ईविल स्माइल के साथ पूछता है कि सब कुछ सेट है ना उसके डीवियस मास्टर प्लान के लिए। दूसरी तरफ गास को लगता है कि अल्टामूरा कॉन्कर होने वाला है। जूलियस सोल्जर्स को रेडी होने को कहता है, लेकिन अचानक वॉर क्राइज सुनाई देते हैं। लॉर्ड वाइस डरते हुए लौटता है, कहता है एग्रेसिव हाफ को कन्विंस नहीं कर पाया। गोल्ड डस्ट ऑफर करता है पेशेंस के बदले। अगले दिन तक वेट करने को कहता है, जब ट्रीज की शैडो गोल्ड डस्ट पर पड़ेगी तब तक दूसरी हाफ को भी कन्विंस कर लेगा। जूलियस पिता को कन्विंस करता है अग्री करने के लिए। बाद में पता चलता है कि वाइस एल्फन का ट्रेटर नहीं है, वो सीक्रेटली एक्सेल के साथ काम कर रहा था। डचेस को चिंता है कि इतना गोल्ड खो देंगे गास को, लेकिन कहती है कि गोल्ड से टाइम बाय करना वाइज है, जैसा सोम ने प्लान किया। अगर नून तक सोम नहीं आया तो सब डेड हैं। डिनर के दौरान लव बर्ड साथ हैं। लिज हीरो के शोल्डर पर सिर रखती है, कहती है कि अगर इस वॉर से गुजर गए तो कुछ भी हो सकता है। शाय होते हुए भी कहती है, मुझे एग की तरह गार्ड करना, पूरी वॉर में सेफ रखना। अगली सुबह कारमेन की आर्मी अभी भी फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में है। कीट नोटिस करती है कि एनिमी ने न्यू फॉर्मेशन लिया है। ये गुड न्यूज है क्योंकि डायरेक्ट कॉम्बैट फॉरबिडन आर्मी के फायदे का है। दूसरी तरफ गास और जूलियस वाइस से डील वाली जगह पर लौटते हैं। कंडीशंस पूरी होने पर गास अटैक का ऑर्डर देता है। अचानक वाइवर्न्स की भारी संख्या फोर्ट्रेस की तरफ आती है। हेल को लगता है रिइंफोर्समेंट्स कारमेन की आर्मी के लिए हैं, लेकिन रात को रेड सिटी में बहुत कुछ हुआ था। कास्टर के राइट हैंड मैन आता है और बताता है सिटी इवैक्यूएट हो गई है। दूसरी लैंड्स की एयर फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन कास्टर अनइंटरेस्टेड है, ग्लोरी शेयर नहीं करना चाहता। फिर भी हीरो को पॉजिटिव देखने लगा है, लेकिन एक्शंस चेंज करने के लिए लेट है। चिंता है कि हीरो कहीं सरप्राइज मूव न कर दे। तभी कार्ला बस्ट करती है। हीरो की फोर्सेस दिख गई हैं, लेकिन सिर्फ एक शिप दिख रही है। हीरो फेस टाइम कॉल रिक्वेस्ट करता है। शिप ड्यूक के कास्टल की तरफ खींची जा रही है। तुरंत कैनन बॉल्स कास्टल पर फायर होने लगते हैं। कास्टर इंप्रेस्ड होता है हीरो के इनोवेटिव मूव से। हीरो ऑफर करता है विनिंग टीम में ज्वाइन करने का। कास्टर रिफ्यूज करता है, रेप्यूटेशन डिसग्रेस नहीं करेगा सरेंडर करके। लिज फेयरवेल कहता है।
कास्टर डॉटर को कैनन साइलेंस करने को कहता है। कार्ला स्पीड से एयरफोर्स को कमांड देती है शिप कैप्चर करने के लिए। इंप्रेसिव फॉर्मेशन बनाते हैं और फायर करते हैं। शिप काउंटर अटैक करती है। एक स्ट्राइकर को पता चलता है शिप के व्हील्स वीक हैं। कार्ला स्ट्राइक करने को कहती है, लेकिन प्रिंसेस लिस अगर शिप पर है तो उसे हर्ट ना हो। आखिर कैनन्स स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो शॉक, कोई एनिमी सोल्जर नहीं, सिर्फ पपेट हैंड्स। कार्ला समझ जाती है गेम, शिप डिस्ट्रैक्शन थी, असली हीरो मेन टारगेट की तरफ जा रहा था। कास्टर को पता चलता है हीरो कास्टल में घुस आया है। पूछता है कैसे स्नीक इन किया। हीरो कहता है ब्लूप्रिंट्स देखकर सीक्रेट पैसेजवेज मिले। इंट्रोडक्शंस के बाद कास्टर कहता है अगर वो हारा तो लॉयल सर्वेंट टॉमन एयरफोर्स लीड करेगा। हीरो उसकी स्टाफ केयर की तारीफ करता है। फाइनल चांस सरेंडर का देता है। कास्टर सोर्ड निकालता है। रियल मैन इजीली बैक डाउन नहीं करते। आयशा आगे आती है सोर्ड लेकर। हीरो को स्टेप असाइड करने को कहती है। कास्टर मॉक करता है, अगर हीरो है तो डायरेक्ट फेस करो। आयशा बड़ी सोर्ड से स्विंग मारती है। कास्टर इवेड करता है और लिटिल किड कहता है। आयशा कहती है डेकेड से अलाइव हूं। पावरफुल स्विंग से उसे वॉल में पटक देती है। कास्टर इंप्रेस्ड होता है उसकी ब्रूटल स्ट्रेंथ से। आयशा कहती है डम गर्ल कहलाऊं कोई इश्यू नहीं, बस हीरो को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेंथ हो। कास्टर सोचता है हीरो कितना अच्छा गाय है जो इतनी लॉयल्टी मिल रही है। अचानक लिज सरप्राइज अटैक करती है। मैजिक से आइस ट्रैप में बंद कर देती है प्रिंस को। आयशा आइस तोड़कर कास्टर को ग्राउंड पर पटक देती है। प्रिंसेस को कास्टर पर सॉरी लगता है। कास्टर कहता है डिलीजेंटली लड़ा, प्राइड बरकरार है। लिज से पूछता है हीरो अच्छा किंग है। लिज कहती है उसके लिए इतना अच्छा है कि फादर से भी लड़ सकती हूं। बैटलशिप एक्सप्लोड होने की आवाज आती है। लिज तुरंत स्लेव कॉलर कास्टर के गले में डाल देती है। वॉर्न करती है अगर मास्टर को हार्म करने की कोशिश की तो कॉलर टाइट हो जाएगा और हेड रोल जाएगा। कार्ला आती है और फादर को कॉलर में देखकर हॉरिफाइड हो जाती है। सोर्ड निकालती है। लिज वॉर्न करती है कुछ स्टूपिड किया तो फादर की जान जाएगी। हीरो बार्गेन निभाता है। टॉमान को टेम्पोरेरीली एयरफोर्स का जनरल अपॉइंट करता है, लेकिन फॉरबिडन आर्मी के कमांड में। टॉमान सर्व करने को रेडी है। ड्यूक और डॉटर का केस वॉर के बाद रिव्यू करेगा। तब तक टॉमान फोर्स असेंबल करे और न्यू कमांड अनाउंस करे। कार्मेन के डची की तरफ जाते हुए लिज कार्ला की तारीफ करती है, गुड और डिवोटेड है। अगली आर्मर के नीचे अपीलिंग बॉडी भी है, हिंट देती है। हीरो समझ जाता है लिज उसे स्पेयर करने और कॉन्क्यूबाइन बनाने की तरफ लीड कर रही है, लेकिन हीरो को डर है रिबेलियन क्राइम ओवरलुक करने से पीपल का ट्रस्ट खो सकता है। कार्ला कहती है प्ली मत करो लिज, हीरो ने पहले भी लेटर्स भेजे थे माइंड चेंज करने के लिए, रिजेक्ट कर दिया था।